Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Simple Concepts. This video is about economic and financial affairs, and also we'll be discussing about some general awareness topics which are helpful for your UPSC, RBI Grade B and SEBI Grade A examination. जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स चैनल पर आप देख सकते हैं कि एक सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें कि हम नवंबर मंथ की पूरी करंट अफेयर्स जो इकोनॉमी और फिनेंस से रिलेटेड है वो डिस्कस कर रहे हैं, एंड ऑल्सो जितने भी जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं थ्रू दिस सीरीज़ ऑफ वीडियोस. ठीक है, तो हम बाकी मंथ्स के लिए भी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ बेसिकली अबाउट योर नवंबर मंथ. सो वील बी गेटिंग स्टार्टेड विद द आर्टिकल्स ऑफ नवंबर मंथ इन अ वाइल. उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट रूही मैम इज़ वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी. देयर शी हैंडल्स कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज फॉर सेबी ग्रेड ए एंड आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. तो अगर आप उनके कोर्सेज लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी बैंक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उनके कोर्सेज से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा. फॉर दैट यू नीड टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, and while getting the subscription do not forget to use the code SC10, okay, because this code will fetch you 10% off. So get the subscription on Unacademy Plus, okay, and learn from her courses. Now these are some of the courses which are taken by her: RBI Grade B Phase 2, SEBI Grade A for Paper 2, Banking Financial Economic Awareness, Current Affairs for all bank exams, Insurance Awareness for all insurance exams. So these are the courses which she takes on Unacademy. Okay, so all you need to get is just one subscription on Unacademy and you would be able to access all her courses. Okay, now the code SC10 is to be used everywhere whenever Unacademy asks you for any invite code. अगर आप किसी भी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर वो अनलॉक कोड पूछते हैं तो उसके लिए आपको कोड SC10 ही यूज़ करना है. Okay, by using this code you would be able to access the free material that is available over there. ओके, जैसे कि आपके जो PDF हो गए, वीडियोस हो गए, ठीक है, आपके मॉक टेस्ट हो गए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके लिए वो अनलॉक कोड पूछते हैं, एंड फॉर दैट यू नीड टू यूज़ द कोड SC10, and this is the same code that will get you 10% off when you are going for the subscription on Unacademy. अब जब हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट दिस इज़ द प्राइस हाइक अलर्ट. ओके, means the prices are going to be more after 31st of December. अभी जो सब्सक्रिप्शन आपको कम प्राइस में मिल रहा है वो आपको 31st दिसंबर को ज़्यादा प्राइसेस में लेना पड़ेगा. सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ ओनली. ओके, तो ये आपके फ़ायदे की बात है. सो एज यू ऑल नो दैट Unacademy इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन टू क्रैक all the competitive exams, not just the bank exams, but for all the competitive exams you can find the courses. You can learn from the courses sitting at your home by the top educators of the country on just one platform. So this is the biggest advantage that you are getting कि आपको इधर उधर नहीं भागना है different subjects के लिए, different courses के लिए. All you are getting with just one subscription on Unacademy. आपको कोर्सेज के साथ साथ PDFs प्रोवाइड की जाएंगी, वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर्स के. ओके, एंड ऑल्सो स्टडी मटेरियल वुड बी प्रोवाइडेड जिस भी तरीके में आपको कंफर्टेबल लगे. द टेस्ट सीरीज आर कंडक्टेड एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस आर ऑल्सो कंडक्टेड. नाउ द थिंग हियर इज दैट आपको Unacademy के साथ एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा ऑफ द एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. ठीक है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी प्रिपरेशन है, आप उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे अलॉन्ग विथ Unacademy. और Unacademy की सबसे अच्छी बात ये है दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विद अ मेंटोर. एवरी स्टूडेंट गेट्स अ पर्सनल मेंटोर, okay, who would guide you through this entire preparation. So in a nutshell, I would like to suggest you all that get the subscription and you would be able to get all these benefits.
ओके, एंड द प्राइस हाइक अलर्ट हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन कि आपके 31 दिसंबर से पहले ही आप ले लीजिए. So this is the channel that you need to join to get the study material for your course. ओके, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके जो भी स्टडी मटेरियल आपको इम्पॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है वो आपके सिंपल कॉन्सेप्ट्स बाय रूही मैम इस चैनल को टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा. ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन दिस चैनल. Okay, now we are getting started with our articles. So the very first article here is that Arunachal records best sex ratio, Manipur the worst. So point here is that कि आपका जो अरुणाचल है उसका बेस्ट सेक्स रेशियो रिपोर्ट में निकल के आया है. सो चलिए चालू हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन से. व्हाट इज सेक्स रेशियो? ओके, तो इट इज़ नथिंग बट पर 1000 these are मेल, कितने फीमेल्स हैं, that is your sex ratio. Okay, so a report on vital statistics of India based on civil registration system was released in 2018 published by Registrar General of India. तो देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन यही बन गया कि जो आपके सेक्स रेशियो की रिपोर्ट है, ठीक है, ये कौन रिलीज़ करता है? तो ये आपकी पब्लिश करी जाती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा. ओके, सो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्ड्स इंक्रीज टू 2.33 crore in 2018 फ्रॉम 2.1 crore रजिस्टर्ड बर्ड्स इन 2017. ओके, द रजिस्टर्ड बर्ड्स हैव बीन इंक्रीज्ड. Okay, the level of registration of birds has increased to 89.3% in 2018 from 81.3% in 2009. The prescribed time limit for registration of birth or death in 2000 is 21 days. Okay, so the point here is that the time limit for registration, it should be within 21 days. Okay, so you have to register within the 21 days of birth or death. टॉप 5 सेक्स रेशियोज स्टेट जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश है, फॉलोड बाय नागालैंड, मिजोरम, केरला एंड कर्नाटका. वर्स्ट सेक्स रेशियो इज इन मणिपुर, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, पंजाब एंड गुजरात. ओके, सो द पॉइंट हियर इज दैट कि यहाँ पे आपके जो रिपोर्ट निकल के आई है ये आपके रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर निकल के आई है. तो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो जिस स्टेट में ज़्यादा हुआ होगा उस स्टेट की जो सेक्स रेशियो है वो ज़्यादा बता रहे हैं. सो हियर द पॉइंट इज़ दैट कि आपका जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ सेक्टर का वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है. वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड की जा रही हैं इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपके बर्थ ज़्यादा हो रहे हैं. ओके, जहाँ पे मदर्स ज़्यादा जो गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है उनको ज़्यादा बर्थ दे रही हैं, ठीक है, तो उस एरिया में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो काफ़ी कन्वीनियंट है लोगों के लिए. तो इसीलिए लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो द डेटा इज़ कलेक्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्टेट्स आर they are classified that which one is having the highest sex ratio and which one is having the worst sex ratio. So this is the point कि आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आपको कैसे मैनेज करना है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको. सो द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दे नीड द मोर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो बात यहाँ पे बस इतनी सी है. सो लेबर मिनिस्ट्री सीक्स फीडबैक ऑन ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी लॉज. आपको पता है कि जो हमारी लेबर मिनिस्ट्री है उन्होंने 3 लेबर लॉज निकाले हैं. उसमें से जो हम थर्ड वाले की बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी रूल्स, उस पर फीडबैक मांगा गया है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा. ओके, सो द मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड द ड्राफ्ट रूल्स अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020. सो जो कोड जो आपकी रिपोर्ट है उसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ योर फीडबैक ऑन दिस सोशल सिक्योरिटी 2020 कोड. इसमें क्या प्रपोज किया गया कि आपके जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपके क्या होते हैं, आपको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएंगी जो आपके ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रोवाइड किया जाता है. ओके, आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी.
ओके, देन योर सैलरी ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, बिकॉज जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको उतना ज़्यादा इनकम शॉक नहीं मिलता है वेन एवर देर इज़ समथिंग लाइक पैंडमिक। बट जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जैसे कि जो आपके जो डेली वेज वर्कर्स हो गए, जो प्राइवेट जॉबर्स हो गए, तो ये जो सारे ये लोग हैं इनको इनकम शॉक काफ़ी मिलते हैं। सो दे डू नॉट बेसिकली एन्जॉय द benefits of the organized sector. Gig and platform workers access to social security benefits through a government portal. तो इसके लिए आपके गवर्नमेंट पोर्टल चलाया गया जिस पे फीडबैक आपको देना है। नाउ हियर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट क्या आपको पता है दैट व्हाट इज गिग वर्कर? ये हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर इधर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपके जो गिग वर्कर होते हैं वो इर्रेगुलर वर्कर्स होते हैं। जो आपकी कंपनी है जैसे ऊबर हो गई, जो ज़ोमैटो हो गए, स्विगी हो गई, ये कुछ ऐसी कंपनीज़ है जहाँ पे गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो कि परमानेंट वर्कर्स नहीं होते हैं। Okay, they are the non-permanent workers of a particular company. They do not enjoy the benefits provided to other employees. ठीक है, ये जबकि नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो इनको वो सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इस फील्ड में भी। गवर्नमेंट ने कुछ देयर हैव बीन programs and schemes under which these gig workers and platform workers would be supported. ठीक है, उनको भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि आपके प्रोविडेंट फंड की जो फैसिलिटी है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में प्रोवाइड की जाती है। बट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू इन्वॉल्व दीज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दोज हु आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड ऑल्सो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ओके, सो उसकी बात नहीं है, बात अभी ये है कि आप सोशल सिक्योरिटी बिल पर क्या सोचते हैं। इट हैज़ नाउ व्हाट दिस सोशल सिक्योरिटी कोड हैज़ ब्रॉट, इट हैज़ प्रोवाइडेड फॉर आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग सेल्फ रजिस्ट्रेशन बाय अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर्स देखिए आपके वो होते हैं जो मान लीजिए कि इट्स लाइक द फ्रीलांसर, यू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, कि जो फ्रीलांसर होते हैं, जो उनका एक जॉब है, नॉट परमानेंट जॉब, लेकिन ऐसा जॉब है जहाँ से वो कोई ही कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं डिजिटली। ठीक है, ऑनलाइन जो वर्क्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। सो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑन द पोर्टल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है वहाँ पे आपको आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन करना है। Provision has also been made in rules regarding gratuity to an employee who is on fixed term employment. Okay, so it provides for single electronic registration of an establishment, including cancellation of the registration in case of closure of business activities. Okay, so here the the matter is that कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करना है गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर यूजिंग योर आधार इंफॉर्मेशन। Provision has also been made regarding manners and conditions for exiting an establishment from EPFO and ESIC coverage. तो वही है, देखिए द पॉइंट हियर इज दैट कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर, तो वेन एवर यू आर एंटरिंग इन टू दैट जॉब एंड ऑल्सो वेन एवर यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम दैट जॉब, तो आपको वो दोनों के लिए एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, यू हैव टू बी अकाउंटेबल कि आपकी जो दिस एक्टिविटी, वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, इट वुड बी रजिस्टर्ड देयर ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल। नाउ व्हेन यू आर एग्जिटिंग फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट, तो आपके जो प्रोविडेंट फंड के जितने बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते थे एंड द ESIC कवरेज जो है प्रोवाइड किया जाता था आपको, यू विल बी एग्जिटिंग फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो इसीलिए जो इसका मिसयूज़ ना हो, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड है उनका फ़ायदा लेते रहते हैं, बिकॉज वो जो ऑफिशियली कभी जॉब छोड़ते ही नहीं है, बट दे आर नॉट वर्किंग। ठीक है, गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं होता है कि इस पर्सन ने जॉब छोड़ दी है या वो कर रहे हैं। ठीक है, वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दे आर रजिस्टर्ड दैट दे आर स्टिल वर्किंग, बट दे आर नॉट देयर, दे आर नॉट वर्किंग। तो आपके जो बेनिफिट्स है प्रोविडेंट फंड के वो आपके प्रोवाइड किए जाते हैं।
Okay, the procedure for self-assessment and payment of cess in respect of building and other construction workers has been elaborated in the rules. Okay, so cess जो payment है, the payment of cess, it has been the procedure, it has been made it has been made for the self-assessment now for the building and other construction workers. सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ सच सेस आपका क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स. ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी दैट योर सेस इज द टैक्स ऑन टैक्स. इट इज़ द टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन द टैक्स अदर देन द ड्यूटीज, लाइक जो वट एवर योर excise duties are there, personal income tax, other than these taxes, this is another tax that is imposed on the tax. So the rate of interest for delayed payment, if you the payment for the cess is delayed, then the rate of interest has been reduced from 2% every month or part of month to 1%. जो आपके पहले 2% rate of interest लिया जाता था, now it has been reduced to 1% only. Okay, so these are some of the points regarding your social security bill, okay, for the laborers, and now they are looking for the feedback, right? Now we are moving ahead. Uttarakhand CM distributes digital ration card. Now recently Uttarakhand CM has distributed digital ration cards under One Nation One Ration Card. Now we need to understand that what is One Nation One Ration Card scheme. It was announced in 2019 by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Okay, so here you know that the PDS is going to come in the picture. So the eligible beneficiaries would be able to avail their entitled food grains. See, जो आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो आपको पता है क्या होता है. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट योर NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ये कब आया था आपका, 2013 में आया था, ठीक है. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट इसके अंडर योर PDS सिस्टम वर्क्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दिस वर्क्स. व्हाट इज PDS? PDS में जो आपके बेनिफिशियरीज है, ओके, बेनिफिशियरीज है, कौन कौन बेनिफिशियरीज होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ओके, जो एलिजिबल लोग हैं PDS के लिए, उनको ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं एट सब्सिडाइज्ड कॉस्ट, ओके. योर सब्सिडाइज्ड कॉस्ट इट वुड बी रुपीज़ लाइक 2 रुपीज़ 3 रुपीज़, ठीक है. आपके 2 रुपये 1 रुपये इन सब में आपके गेहूँ प्रोवाइड किया जाता है, राइस प्रोवाइड किया जाता है, ओके. सो दैट्स द पॉइंट हियर. तो ये जो PDS स्कीम है इसके अंडर दिस वर्क्स लाइक दैट. तो जो आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसी के अंडर आपकी PDS जो है वो वर्क करता है. तो एनी फेयर प्राइस शॉप इन इंडिया, जो फेयर प्राइस शॉप है, जो राशन शॉप्स हैं, वहाँ पे राशन प्रोवाइड किया जाता है एट दी सब्सिडाइज्ड कॉस्ट. मैंने आपको बता दिया है लाइक 2 रुपीज़ 3 रुपीज़. फॉर नेशनल पोर्टेबिलिटी द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू इशू द राशन कार्ड इन बायलिंगुअल फॉर्मेट बाय यूजिंग द लोकल लैंग्वेज एंड द अदर लैंग्वेज कुड बी हिंदी और इंग्लिश. जो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे बोला गया है कि आप जो राशन कार्ड इशू करते हैं उनको आप बायलिंगुअल फॉर्मेट में इशू कीजिए. जो लोकल लैंग्वेज है उस एरिया की प्लस हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं आप राशन कार्ड के ऊपर. द स्टेट्स हैव बीन told to have 10 digit standard ration card number wherein first 2 digits will be state code and the next 2 digits will be running ration card numbers. Okay, so here the point is that हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड. तो उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. स्टेट गवर्नमेंट्स से जो कुछ कुछ काम करने के लिए बोले गए हैं उसमें से एक यही है, ठीक है, कि आपको जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं
ओके वो पूरी इंडिया में कहीं से भी राशन ले सकते हैं। अभी क्या होता है, आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, आप वहीं की राशन शॉप से राशन ले सकते हैं। बट नाउ व्हेन द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम वुड बी इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड, तब क्या किया जाएगा, उस टाइम पे आप पूरी इंडिया में कहीं भी फेयर प्राइस शॉप जो होती हैं जहाँ पे आप राशन कलेक्ट करते हैं, ओके, द एलिजिबल बेनिफिशियरीज कलेक्ट राशन फ्रॉम दीज शॉप्स, तो वो इंडिया में किसी भी कोने से राशन ले सकते हैं। तो उसके लिए जो राशन कार्ड की दिस राशन कार्ड जो है उसको चेंज किया गया है। उसमें क्या करने को बोला गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला है कि पहली चीज़ ये है कि लोकल लैंग्वेज प्लस हिंदी और इंग्लिश, दो लैंग्वेजेस में आपको फॉर्मेट तैयार करना है राशन कार्ड का। दूसरी चीज़ ये बोली गई है कि जो 10 नंबर का राशन कार्ड है, ठीक है, 10 डिजिट स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर है, उसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो स्टेट के कोड होने चाहिए। A set of other 2 digits would be appended with ration card number to create unique member IDs for each member of the household in the ration card। अब जो तीसरी चीज़ बोली गई है उसमें ये बोला गया, देखिए फॉर्मेट बदल रहे हैं। उसमें है कि आपके 2 हो गए स्टेट के कोड, जो 2 ग्रुप है, ठीक है, 2 जो पेयर है, उसके लिए क्या किया गया है, हर एक फैमिली के मेंबर का यूनिक आईडी, ठीक है, उस नंबर के थ्रू डिस्प्ले किया जाएगा। सो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबके अलग अलग यूनिक आईडी होंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट हियर। नाउ चीफ मिनिस्टर रूरल स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम, ओके, to make available an amount up to 10,000 rupees as working capital loan through banks, ठीक है। तो आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं रूरल एरियाज में, दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद द कैपिटल लोन अप टू 10,000 रुपीज़, ओके, अंडर दिस CM रूरल स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम। अंडर द स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल बेयर 14% इंटरेस्ट सब्सिडीज on loans up to 10,000 rupees per beneficiary. So those who are getting the loans under this scheme, उनके जो लोन रीपेमेंट है उसमें 14% जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो गवर्नमेंट पे कर रही है, ओके। सो वट एवर इंटरेस्ट रेट इज़ बीइंग इम्पोज्ड ऑन द लोन, उसमें से 14% आपका गवर्नमेंट पे करेगी। The eligible beneficiaries of this scheme are also exempt from amount of stamp duty. Okay, they also don't have to pay the stamp duty. Now the government employees can make purchases in family members' name under LTC plan. What is your LTC plan? Leave Travel Concession Plan. So we'll be learning about that. What is that? लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर स्कीम जो चलाई गई है आपकी, द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2020 हैज़ डिसाइडेड टू गिव कैश पेमेंट इंस्टेड ऑफ 1 LTC ड्यूरिंग 2008। जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको LTC प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एज यू नो दिस दे जो पहले उनको ना एज कैश प्रोवाइड नहीं किया जाता था, ओके, बट नाउ दे वुड बी प्रोवाइडेड एज कैश। आप समझ रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको LTC प्रोवाइड किया जाता था, कंसेशन प्रोवाइड किया जाता था व्हेन एवर ही और शी ट्रैवल्स, बट नाउ ही और शी वुड बी प्रोवाइडेड विद द कैश ओनली। तो कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए आपकी LTC कैश वाउचर स्कीम लाए हैं, इन विच फुल पेमेंट ऑन लीव encashment, payment of fare in 3 flat rate slabs depending on the class of entitlement, then the fare payment will be tax free. So government ने आपके इस तरीके के चेंजेस किए हैं जो आपकी LTC थी। Now recently government has informed that the central government employees availing the LTC cash voucher scheme can purchase goods or services in the name of spouse or other family members eligible for LTC fare. So आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो और उनकी जो फैमिली है जो भी एलिजिबल हैं LTC फेयर के लिए, now they can get the cash instead of concession, okay, under this LTC cash voucher scheme, and they can purchase goods and services in the name of spouse and other family members.
So what are the requirements if you want to avail this concession? An employee opting for this scheme will be required to buy goods and services worth 3 times the fare and 1 time the leave encashment before 31st March 2021. So this is the condition. The money must be spent on goods attracting GST of 12% or more from a GST registered vendor through digital mode. अब ऐसा है कि आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो आपका जो फेयर था, जो पहले गवर्नमेंट पे करने वाली थी, उस फेयर का 3 टाइम्स होना चाहिए, तब गवर्नमेंट पे करेगी वो गुड्स और सर्विसेज के लिए। अगर आप LTC नहीं ले रहे हैं तो प्लस द whatever goods you are buying, it should attract GST of at least 12% or more. Okay, and also employee is required to produce a GST invoice to avail the benefit. हम GST invoice क्या होता है वो डिस्कस कर चुके हैं. आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल, इज इनवॉइस सिमिलर टू रिसीट? जो आपको रिसीट मिलती है, क्या इनवॉइस उसी को बोलते हैं? ओके, तो आंसर हियर इज नो. तो क्या है वो? लेट्स अंडरस्टैंड. आपके जो इनवॉइस होते हैं और रिसीट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, सो इनवॉइस होता है, इट इज द प्रॉमिस. अब आप बोलेंगे ये प्रॉमिस, ये क्या बोल रहा है? इट इज द प्रॉमिस एंड दिस इज द प्रूफ. क्या चीज़ है ये? मैंने क्या बोला है, क्या लिखा है, मैं समझाती हूँ आपको. दैट इनवॉइस इज द प्रॉमिस for the payment, whereas receipt is the proof of the payment. ओके, इनवॉइस आपका, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है और एक क्लाइंट है, तो बिजनेसमैन और क्लाइंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, मान लीजिए बिजनेसमैन ने एक सर्विस प्रोवाइड करी क्लाइंट को, तो क्लाइंट उसके बदले इनवॉइस देगा. इनवॉइस आपका होता है कि पेमेंट हो जाएगा. दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द क्लाइंट टू मेक द पेमेंट्स इन द फ्यूचर. ओके, क्योंकि सी एवरीथिंग कैन नॉट बी डन इन कैश, राइट? एवरीथिंग कैन नॉट बी डन इमीडिएटली. तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे इन्वॉइसेस ही होते हैं. जैसे कि आपने हर्षद मेहता देखी होगी, वहाँ पे भी इन्वॉइस का काफ़ी खेल था. तो वही है कि जो इन्वॉइस होता है वो एक ऑफिशियली प्रॉमिस किया जाता है क्लाइंट के द्वारा कि वो पेमेंट कर देंगे फॉर द सर्विस दैट द बिजनेसमैन हैज़ प्रोवाइडेड टू हिम. ओके, तो वो आपका इनवॉइस हो गया. और रिसीट होता है कि पेमेंट हो गया है, उसके बाद आपको प्रूफ दिया जा रहा है दैट द पेमेंट हैज़ बीन मेड. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस एंड रिसीट. सो यू नो द GST इनवॉइस टू अवेल द बेनिफिट, वही है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं दे वुड हैव टू प्रोड्यूस अ GST इनवॉइस. द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑप्ट फॉर इट. द कॉस्ट विल बी अराउंड 5,675 crores. So the people who belong to public sector banks and PSUs, they will also be allowed to use this facility, and for that the estimated cost for them will be rupees 1,900 crore. Okay, the tax concession will be allowed for state government, private sector too, for employees who currently are entitled to LTC, subject to following the guidelines of central government scheme. Okay, the demand infusion in the economy by central government and central PSB employees is estimated to be 19,000 crore approx. The demand infusion by state government employees will be rupees. So this is some of the data that how much government is spending on this scheme. Okay, the state government and the central government. Now we are talking about your favorite OTT platforms. I know a lot of you must be watching things on it. ठीक है, आपके जो फेवरेट नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम एंड अदर्स, उन पर लेकिन रेगुलेशन लगाने की बात की जा रही है बाय गवर्नमेंट. रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट OTT platforms or digital video streaming service providers as such as Netflix, Amazon Prime and others under the ambit of Ministry of Information and Broadcasting. आपकी जो IB मिनिस्ट्री है उसके अंडर लाने की बात हो रही है, वो रेगुलेट करेंगे आपके OTT और डिजिटल कंटेंट को. ऐसा क्यों किया जा रहा है? सो दैट नो अप्रोप्रिएट मैसेजेस कुड बी सेंट टू द पब्लिक.
ठीक है, यू नो दैट पब्लिक इज सो मच इन्वॉल्व विद दीज प्लेटफॉर्म्स, सो IB ministry would take care of the content that is being released in the public. Okay, so it covers digital online media also. Okay, so जो फेक न्यूज़ वगैरह हैं वो ना फैले पब्लिक के बीच में, तो उसके लिए रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स मेड available by online content providers and the news and current affairs content on online platforms. Okay, तो it will give the government control over these platforms. तो वही है कि now the government will be controlling the content which is to be released and which is not to be released, which are unregulated till now. As there is no law or autonomous body governing digital content, it has not provided details on how the government will regulate. Now only the notice has been released that it would be under IB ministry, but they have not exactly told that what would be the process of regulating it. Okay, and they have also not announced the body which will be governing your digital content. It has also wanted the platforms to cover up with self-regulatory body on the lines of News Broadcasting Standards Authority. ओके, सो आपका जो गवर्नमेंट है उसने ये भी ऑप्शन रखा था दैट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है, ओके, वो बनाई जाए इन प्लेटफॉर्म्स के लिए जो सेल्फ रेगुलेट करे, उनका जो कंटेंट रिलीज किया जा रहा है उन कंटेंट को सेल्फ चेक करे ऑन, जो आप जैसा कि आपका न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी में किया जाता है। ओके, जो आपकी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग होती है वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू ही उसको चेक किया जाता है। So government in 2019 had indicated that it would issue a negative list of don'ts for video streaming services like Netflix and Hotstar. So online content providers come under the legal framework of information technology. Now most of you, आप सब बहुत आपसे मतलब जो लोग Netflix वगैरह देखते हैं तो वो काफ़ी परेशान होंगे कि अब क्या होगा, अब ललित के आगे क्या लगाएंगे, है ना। अगर ऑफेंसिव लगे तो अब वो हटा दिया जाएगा आपके जो इन्फॉर्मेशन दिस ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, उनको अब जो सही नहीं लगेगा, जो अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं होगा वो उसको हटा देंगे, है ना। सो इसीलिए नाउ मोस्ट ऑफ यू आर वरीड कि अब कैसे चलेगा, है ना, क्या जो है वो अपशब्द बीप अपशब्द ऐसे कर देंगे, राइट। सो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट लेट्स सी। स्टार्टअप्स took up the pandemic as a challenge and came up with innovative solutions. तो यहाँ पे आपके स्टार्टअप्स की तारीफ की जा रही है that they have come up with innovative solutions. Department of Science and Technology through its Center for Augmenting War with COVID-19 Health Crisis, Kavach. Okay, this is the initiative by Government of India. Your Kavach is the acronym for Center for Augmenting War with COVID-19 Health Crisis. It is the initiative to evaluate and support vital medical equipment from 5 companies who have now taken their products to deployment stage. Okay, so the 5 companies which have come up during the times of corona, they have also taken their products to the deployment stage. So this is the initiative that would evaluate and support these companies. IU Devices, incubated at SINE, IIT Bombay, has developed a digital stethoscope that can help doctors listen to heart and lung sound while keeping at a safe distance from the patients. So आपके जो IU devices है, जो SINE IIT Bombay में एक इंक्यूबेशन सेंटर है, सो इट हैज़ डेवलप्ड अ डिजिटल स्टेथोस्कोप। एक डिजिटल स्टेथोस्कोप तैयार किया गया है, आपके हार्ट बीट और लंग्स के साउंड सुनाई देगा उसमें, एक सेफ डिस्टेंस पर बैठकर। ओके, यू डोंट हैव टू टच द पेशेंट, यू वुड बी एबल टू डू द वर्क while keeping a safe distance, keeping at a safe distance. Okay, a portable oxygen concentrator by Ambala based Walnut Medical helps हॉस्पिटल्स जनरेट ऑक्सीजन इन हाउस। सो आपका अम्बाला बेस्ड जो वॉलनट मेडिकल है उसने ऑक्सीजन इन हाउस, like the oxygen would be produced there itself
and this is the oxygen concentrator, so that it could be used anywhere. Okay, you don't have to go to the hospital for that. Pune based Noka Robotics has developed a ventilator, okay, which operates in both invasive and non-invasive pressure controlled mode and solar powered with low wattage requirement. Okay, so Hyderabad based Aerobiosis Technologies offered a smart ventilator which is portable, cost effective, Internet of Things enabled and powered by lithium ion batteries. So आपको lithium ion batteries से कुछ याद आता है? ये हमने कहीं टर्म पढ़ा है. It is one of the 10 सेक्टर्स जहाँ पे आपकी पीएलआई स्कीम को पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया है. तो वो 10 सेक्टर्स में से लिथियम आयन बैटरीज की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी पीएलआई स्कीम के अंडर लाया गया है. केटरिंग टू हीट डिसीजेस, पुणे बेस्ड जीवट्रॉनिक्स has developed a device called defibrillator that restores normal heartbeat by sending an electric pulse or shock to the heart. Okay, so these are some of the innovative ideas, okay, that has been brought up by the new companies. तो उन्हीं को support करने के लिए this program has been launched. Kavach program. Kavach program has been steered by National Science and Technology Entrepreneurship Development Board of Department of Science and Technology, which signed IIT Bombay as an implementation partner. Okay, so these are the implementing bodies. So this is about Kavach. फंडिंग जो आपकी है पर स्टार्टअप वो प्रोवाइड की जाएगी ₹50 lakh to 2 crore. Okay, now it would be working in the field of diagnostics, sterilizers and disinfectants, ventilators and PPE, informatics, and the people who can apply for it and the eligibility, it is a startup as per definition under Startup India, preferably registered on Startup India portal. Okay, less than 7 years in existence, should have qualified team in place, preferably at revenue stage or has raised fund earlier, preferably to have already deployed or ready to deploy product within a few weeks. Okay, so here we are getting started with a very interesting topic, that is RCEP. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इंडिया के जो इकोनॉमिक रिलेशंस है बाकी कंट्रीज़ के साथ वो कैसे है अभी फ़िलहाल हमें कोविड-19 के टाइम पे. ओके, सो दिस विल बेसिकली टॉक अबाउट द इकोनॉमिक टाइज ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो जो RCEP है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डील है. अब हम समझते हैं कि इंडिया उसमें है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग. So RCEP deal backed by Chinese government was signed by 15 Asian countries recently at Southeast Asian Summit 2020. So सबसे पहले हमें क्या समझना है यहाँ पे कि आपकी RCEP क्या है ना. उसके बिना तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या साइन हो गया क्या साइन नहीं हुआ है. सो हम वही समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि RCEP क्या है. लेट्स गेट स्टार्टेड. We are talking about RCEP. So this is your regional, okay, your regional comprehensive economic partnership. Okay, so this is the full form, regional comprehensive economic partnership. Now let's understand, ये तो हमने पढ़ लिया कि इस टर्म का फुल फॉर्म क्या है. ये समझने की बात है कि ये टर्म का मीनिंग क्या है. मीनिंग सी कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सी बात है कि जो आपके एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ के साथ जो FTA एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, they are signed under this RCEP only. So
FTA मतलब क्या होता है आपका? FTA, व्हाट इज FTA? योर FTA इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. दिस इज योर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. सो जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं अंडर दिस ट्रीटी ओनली. सो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. इसमें जो आपकी कंट्रीज हैं, ओके, वो कैसे समझेंगे आप? देर आर 15 कंट्रीज. ओके, देर आर योर 15 कंट्रीज. नाउ यू नीड टू लर्न कि सबसे पहली बात इसमें यह है कि 10 तो जो आपकी आसियान की कंट्रीज होती हैं वो हो गई. ठीक है, आसियान की कंट्रीज हो गई. फिर उसके बाद आपका आता है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, योर ऑस्ट्रेलिया, देन न्यूजीलैंड. ओके, सो दीज आर सम मोर कंट्रीज. तो आपकी टोटल 15 कंट्रीज होती हैं. 10 उसमें आसियान की होती है. आसियान में आपकी आ जाती है इंडोनेशिया, थाईलैंड आ जाती है, सिंगापुर आ जाती है, मलेशिया आ जाती है, ओके, फिलीपींस आ जाती है, वियतनाम आ जाती है, लाओस आ जाती है, तिमोर लेस्ते, बर्मा, ब्रूनेई, कैम्बोडिया. समझ लीजिए आसियान. देखिए अगर आप मैप से समझे तो आपके जो जितनी भी चाइना के नीचे जितनी भी कंट्रीज आती हैं, ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान? दिस इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. तो आपके साउथ ईस्ट में जितने भी नेशंस आते हैं वो सारे आसियान कंट्रीज होती है. तो आसियान कंट्रीज के अलावा आपके चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आता है आपका RCEP में. नाउ वी आर स्टडीइंग दैट द डील मेक्स चाइना डोमिनेटिंग कंट्री इन द एशियन ट्रेड. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो 15 एशियन कंट्रीज हैं जिन्होंने RCEP डील को साइन किया है, इट इज़ बैक्ड बाय चाइनीज़ गवर्नमेंट. तो यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस काफ़ी देखने को मिलता है. इसीलिए इंडिया ने ऑप्ट आउट कर लिया है RCEP से. ये बात आपको पता होनी चाहिए. एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन यू शुड नो दैट इंडिया हैज़ ऑप्टेड आउट ऑफ दिस डील because of this reason only, because there is dominance of China in the trade. ठीक है, तो चाइना जो है वो उनकी पॉलिसी क्या होती है कि दूसरी कंट्रीज में मोर एक्सपोर्ट किया जाए सो दैट दे आर एबल टू रूइन द इकोनॉमी ऑफ द अदर कंट्री वाइल दे आर मेकिंग अप देयर ओन. ओके, दे आर बूस्टिंग देयर इकोनॉमी. सिंपल सी बात है, जिस कंट्री का एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा इकोनॉमी में फ़ायदा मिलता है. सो चाइना की वही पॉलिसी है. वो जो ये RCEP डील है वहाँ पे डोमिनेट करता है. इसीलिए इंडिया ने ऑप्ट आउट कर लिया, बिकॉज इंडिया इज़ नाउ फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, है ना. तो हम फोकस कर रहे हैं अभी हमारे डोमेस्टिक मार्केट पर. ऐसे में जो चाइना के गुड्स का फ्लो है अगर वो इंडिया में बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा इम्पोर्ट बढ़ जाएगा. और अगर इम्पोर्ट बढ़ जाएगा सो दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर डोमेस्टिक मार्केट, राइट. सो चाइना के डोमिनेंस की वजह से ही इंडिया ने इसको छोड़ दिया. एंड ऑल्सो द पॉइंट हियर इज दैट जो आपके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर. सो देयर वुड बी फ्री इनफ्लो ऑफ गुड्स इनटू द कंट्री. सो हियर ऑल्सो द प्रॉब्लम इज सेम कि जो इम्पोर्ट्स हैं आपके वो बढ़ जाएंगे. सो दिस इज अगेन गोइंग टू अफेक्ट आवर डोमेस्टिक मार्केट वाइल वी आर फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत, है ना. तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इंडिया ने क्यों RCEP डील से ऑप्ट आउट किया. ओके, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रेड पैक्ट इन द वर्ल्ड contributing 30% of global gross domestic product. Okay, so RCEP deal क्या है? Let's understand. It is a free trade agreement in Asia Pacific region. The deal was first negotiated in 2012. Total member countries 15 है आपकी. 10 countries. Okay, this I was talking about. आपके 3 हैं आसियान कंट्रीज, ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, Vietnam from the Association of Southeast Asian Nations. Then 3 East Asian countries, China, Japan, Korea, South Korea,
देन 2 ओशिनिया कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आपकी 2 ओशिनिया कंट्रीज है एंड 3 ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। सो ये आपके मेंबर्स हैं RCEP के। नाउ व्हाट इज द एम? टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड मार्केट इन द मेंबर कंट्रीज टू प्रमोट द फ्री ट्रेड, एज आई वाज टेलिंग यू दैट इट्स द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, okay, between the partner countries of this deal, enhancing trade and investment relation between the member countries by reducing non-trade barriers on the trade of goods and services. वही है that I have told you that there are no taxes on the imports and exports when they enter into free trade agreement. So the point here is that these are some of the features of RCEP. Now what is with India and RCEP? India was also a member in RCEP, however it opted out in 2019. Why? Because of concerns about cheap Chinese goods flooding in the Indian market as a result of deal. However, India can join any time in case of change in decision. ठीक है, तो रीज़न मैंने आपको बता ही दिया है कि इंडिया ने क्यों ऑप्ट आउट किया था और आपको वो समझ भी आ जाना चाहिए। बट the thing here is that India is still welcome. Okay, India can join anytime it wants to. The outbreak of COVID-19 has impacted the economies of the member countries very badly. Signing of this pact at this crucial phase would help them revive their economies. So see, here there are concerns फॉर इंडिया एज वेल कि अगर वो ये RCEP डील को साइन नहीं करते हैं देन देयर आर सम कंसर्न्स, बिकॉज इंडिया जो है वो फिर ग्लोबल चेन जो लाइक द चेन जो है इनकी ट्रेड चेन जो है उससे बाहर हो जाएगी. सो दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. Tamil Nadu sanctioned with highest loan amount under DISCOM liquidity package. ओके, सो डिस्कॉम आपके क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं. सो यू नो व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज नथिंग बट इट्स द कैश, द एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ योर कैश. सो तमिलनाडु हैज सैंक्शनड विद द हाइएस्ट लोन अमाउंट. ओके, सो 30,000 to 30 crores, this much amount has been sanctioned by Tamil Nadu, okay, under your this DISCOM liquidity package. डिस्पर्सल ऑफ लोन्स टू द स्टेट्स, उत्तर प्रदेश में इतना डिस्पर्स किया गया है. ओके, योर 10,470 crores. Now Power Grid Corporation of India and REC Limited have sanctioned loans amounting to rupees this much under the scheme based on the demand and eligibility of the state. तो अब देखिए तमिलनाडु में है, आप सोच रहे होंगे that तमिलनाडु is not so large in area, then why this much amount of this much amount has been sanctioned for that state. So the thing here is that it is based on the demand and eligibility of the states. Okay, then 31,135 crore dispersed to the state discoms to pay their outstanding bills. Okay, total outstanding dues as of September 2020 rupees 1.37 lakh crores according to your Prapti portal. Okay, so first of all we need to know that what is DISCOM liquidity package scheme. Announced by Finance Minister in May 2020, amounting to rupees 90,000 crores for the benefit of cash strapped state electricity distribution companies, also known as DISCOMs, experiencing losses due to COVID-19. Okay, so this scheme is basically launched to cope up the losses due to COVID-19 that has occurred in the states, in the different states. It was later increased to 1.2 lakh crore by the Ministry of Power. Now the aim is to reduce the outstanding dues of the DISCOMs and reducing the stress of power. Generation companies GENCO and transmission companies TRANSCO, considering outstanding bill payments from the DISCOMs implemented by Power Grid Corporation of India Limited and REC Limited. Okay, so waiving of penalty charges for outstanding due. A bill becomes outstanding when the payment is not made within 45 days.
तो हियर द पॉइंट इज दैट कि आपके आउटस्टैंडिंग बिल्स क्या होते हैं. ओके, व्हाट इज योर आउटस्टैंडिंग बिल्स. तो आउटस्टैंडिंग बिल्स वो होते हैं कि आपका अगर बिल है जो, ठीक है, मान लीजिए जो बिल है उसकी पेमेंट नहीं की गई विद इन 45 days, देन इट इज कंसिडर्ड एज आउटस्टैंडिंग ड्यूज. Okay, it is considered as outstanding dues. Moratorium to discoms for paying dues to gencos. सी जेनकोज आपके होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाता है. आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 3 स्टेजेस में की जाती है. ये आपके 3 स्टेजेस होते हैं. ये आपका जेनको हो गया, दिस इज योर जेनको, दिस इज योर ट्रांसको, एंड ये आपके पावर जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं. ठीक है, तो आपके जेनको में जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी, देन इट इज लेटर ट्रांसफर टू योर ट्रांसको एंड देन टू द दिस पावर ट्रांसमिशन लाइंस जहाँ से ये घरों में भेजी जाती है. सो इस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस तरीके से it is transmitted like this only. Moratorium has been provided to the discoms for paying dues to gencos. Moratorium means वही है that the loan repayment is relieved. Payment ratification and analysis and power procurement for bringing transparency in invoicing of generators. Prapti portal helps in tracking the outstanding dues from the discoms. Your Prapti portal, it helps in tracking that whether the payment is made for the outstanding dues or not. Okay, now we are studying about UNEP report, your United Nations Environment Program. It has given a report. According to a recent report titled Strengthening Synergies, how action to achieve post 2020 global biodiversity conservation targets. Okay, so this report basically is talking about कि 2020 के बाद हम कैसे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करेंगे. ठीक है, उसके लिए कुछ टारगेट्स डिसाइड किए गए हैं जिसमें कि हमें क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है. सो दिस इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. एन इंटीग्रेटेड अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व नेचर एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. ओके, सो क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेज आर इंटरलिंक्ड, है ना. सो दिस इज द पॉइंट कि आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो जितना ज़्यादा सीवियर होगा आपके बायोडाइवर्सिटी लॉसेज उतने ज़्यादा होंगे. ओके, बिकॉज क्लाइमेट चेंज ultimately affects your nature only, which can be addressed, these losses can be addressed by adapting nature based solution. Here the important term is your nature based solution. It identifies popular biodiversity hotspots. जो हॉटस्पॉट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के उनको आइडेंटिफाई किया जाता है अंडर दिस दिस प्रोग्राम नेचर बेस्ड सोल्यूशन, जहाँ पे कि आपके नेचर बेस्ड सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किए जाएंगे. ऐसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. कंजर्विंग 30% ऑफ लैंड इन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस कुड सेवगार्ड 500 gigatons of carbon stored in vegetation and soil and reduce the extinction risk of nearly 9 out of 10 threatened terrestrial species. सो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज़ दैट कि आपका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसको सिलेक्ट किया गया है एज हॉटस्पॉट, वहाँ पे अगर आप 30% लैंड को भी सेव कर लेते हैं, ओके, तो उससे कि आपका जो कार्बन स्टोर रहता है वेजिटेशन और सॉइल कवर में, तो वो सेव किया जा सकता है. इससे कि जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ है जो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं उनके एक्सटिंक्शन को भी रोका जा सकता है. ओके, सो क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस आर ट्विन क्राइसिस that should be tackled together with greater ambition and integrated action plans. So here what we need is monitored and focused action plans to conserve the biodiversity. ओके, सो हमने यहाँ पे नेचर बेस्ड सोल्यूशन की बात की है. दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग, सस्टेनेबली मैनेजिंग एंड रिस्टोरिंग नेचर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. ओके, Strengthening Synergies report, a special report released by United Nations Environment Program, World Conservation Monitoring Center. Okay, so this is the special report that is released by UNEP and WCMC.
ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ नवंबर मंथ. ये सीरीज़ में हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें भी कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इन द कॉम्प्रहेंसिव वे. ओके, सो दैट यू डोंट हैव टू सर्च ईच एंड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. हम जो भी टर्म आर्टिकल में जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या एसोसिएटेड है किसी भी तरीके से, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम. आई होप you all are liking the video, and if you have any doubt regarding anything, then you can write it down in the comment section. Okay, so I guess that was all from my side. Thanks for learning with us. Thank you.